दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भूतकाल और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक भूत भविष्य का दूसरा भाग। और मेरी नई इजाद यह टाइम मशीन सिर्फ टीन का डब्बा बनकर रह जाएगी। अब मैं आराम से इसका परीक्षण कर सकता हूँ कि मेरी यह टाइम मशीन किसी को भी पास्ट यानी भूतकाल में ले जा सकती है या नहीं। तुम अपना यह परीक्षण किस पर करोगे? किसी ऐसे आदमी पर जो मेरे परीक्षण के लिए उपयुक्त हो। एक मिनट, मुझे ऐसे आदमी को ढूंढने की क्या ज़रूरत है? ऐसा एक आदमी तो मेरे सामने खड़ा है अमर, तुम्हारे रूप में। मेरे रूप में? क्या मैं वाकई आज भी तुम्हें आदमी दिखता हूँ? पूरी तरह इंसान ना होने की वेदना उभर आई थी स्टील के शरीर वाले उस शख्स की आवाज़ में, जबकि उसका निर्माता, बेकार की बातें मत कर अमर, मेरे इस परीक्षण के लिए तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ना सिर्फ भूतकाल के समय को भली भांति समझ सकते हो, बल्कि वहाँ के दृश्यों और विशेषताओं को अपने कैमरे में कैद भी करके ला सकते हो। अपनी टाइम मशीन का परीक्षण मैं तुम पर ही करूँगा। अभी तैयार हो जाओ। अभी कैसे तैयार हो जाऊँ? अभी तो मेरे पास मेगा गन मौजूद है। मेगा गन तुम्हारे साथ चली जाएगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। कुछ घंटे की ही तो बात है। चलो। उतावले डॉक्टर अनीस ने इंस्पेक्टर स्टील को लगभग धक्का देते हुए टाइम मशीन में धकेल दिया और खटाक और खट, स्विच दबते ही टाइम मशीन स्टार्ट हुई। और इसी के साथ वह हुआ डॉक्टर अनीस ने जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। नहीं, नहीं, बड़ाम। बेचारा डॉक्टर अनीस अपनी टाइम मशीन का परीक्षण करने के उतावलेपन के चक्कर में यह भी नहीं देख सका कि मैंने उसकी चिप के सर्किट में गड़बड़ कर दी थी। और वह गड़बड़ क्या थी उसे ना तो मैं जान पाया था और ना कोई जान पाएगा। किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा। सचमुच किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, ना इस वर्तमान की दुनिया में और ना भूतकाल की इस दुनिया में। अद्भुत, विचित्र, अद्वितीय, अकल्पनीय, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? वो जो मनुष्य की भांति चलकर अपने कदमों से धरा के सीनों को रोंदता हुआ सीमावर्ती राज्य से इधर ही बढ़ता आ रहा है। वह तो कोई विचित्र राक्षस है, शत्रु द्वारा भेजा हुआ। इसे रोको। यह विकासनगर की सीमा में नहीं घुसना चाहिए। रुक जाओ। सीमा पर तैनात विकासनगर के सेना नायकों ने के चेतावनी भरे स्वर ने एक क्षण के लिए मानो हवाओं को भी रोक दिया, लेकिन वह नहीं रुका। कोई बात नहीं, अब उसे हमारी चेतावनी नहीं, हमारे अस्त्र रोकेंगे। ठक 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 ठक। ओहो, वह अब भी नहीं रुका। अब तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, आक्रमण। टनाक या टन टनाक नहीं। ओह, मजबूत स्टील के शरीर पर खरोच तक नहीं पड़ी, जबकि उस शरीर में हल्की सी हरकत हुई तो कई शरीर हवा में लहराते नजर आए। इसका शरीर अत्यधिक मजबूत इस्पात का बना हुआ है, लेकिन वह इस्पात हमारे इरादे से अधिक मजबूत नहीं होगी साथियों। अपनी पूरी शक्ति संजोकर इस राक्षस पर टूट पड़ो साथियों। विकासनगर की सेना के इरादे सचमुच मजबूत थे, लेकिन मजबूत इरादों से कुछ नहीं होना था, क्योंकि यहाँ मजबूत इरादों की नहीं, मजबूत शरीर की जरूरत थी। और मजबूत शरीर सिर्फ सामने वाले के पास था, विकासनगर के सैनिकों के पास नहीं। ओह, सेना की इस छोटी सी टुकड़ी के बल पर उस विचित्र राक्षस से पार पाना संभव नहीं है। इससे तो एक ही शक्ति पार पा सकती है, और संयोग से वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। विकासनगर के सैनिक अभी भी उस राक्षस के सामने थे। उनका जुझारूपन उस राक्षस से जूझे रहने की दे रहा था, सिर्फ प्रेरणा। लेकिन अगर सिर्फ प्रेरणा से ही सब कुछ होता तो क्या था? तब उनके मुखों से करहा तो ना निकल रही होती। उनके शरीर ऐसे तिनके की तरह हवा में तो नहीं लहरा रहे होते। मौत उनके सिरों पर ऐसे तांडव तो ना कर रही होती। अचानक बीच में कोई मसीहा आ गया, भड़ाक। और वो मसीहा था महाबली भोकाल। महाबली भोकाल आ गए। अब इस विचित्र राक्षस की खैर नहीं। हाँ, खैर नहीं इसकी। इसे विकासनगर की सीमा में घुसपैठ करने और उत्पात मचाने का दंड भोगना होगा।
क्या महाबली की तलवार उस राक्षस का कुछ बिगाड़ पाएगी? अगले ही क्षण सैनिकों को पता चल गया कि साधारण तलवार भी भोकाल जैसे मजबूत हाथों में हो तो बहुत कुछ हो सकता है। सैनिकों में खुशी की लहर तो दौड़नी ही थी। महाबली की तलवार ने उस राक्षस के शरीर पर खरोच डाल दी। अभी तो मात्र खरोच देखी है, अभी देखना हमारे महाबली अपनी तलवार से कैसे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं। ओह ओह नहीं। खुशी की जगह अचानक सभी की आंखों में आश्चर्य बढ़ता चला गया। कारण था भोकाल की वह तलवार जो अब भोकाल के हाथ में नहीं रही थी। तलवार ही नहीं रही थी वह अब, लेकिन भोकाल तो था। और अपने शत्रुओं को चित करने के लिए भोकाल को तलवार की जरूरत नहीं थी। उसके लिए तो भोकाल की शारीरिक शक्ति और भोकाल का बाहुबल ही काफ़ी था। हमारे महाबली भोकाल की जय। भोकाल के जय जयकार की वह आवाज़ दूसरे ही क्षण चट्टान टूटने की तेज आवाज़ में दबकर रह गई। भड़ाक। और वह चट्टान उस राक्षस के जबरदस्त मुष्टि प्रहार से टूटी थी। उसके अगले मुष्टि प्रहार का शिकार भोकाल हुआ। धड़ाक। कोई और होता तो ढेरों खून उगल देता, लेकिन भोकाल तो भोकाल था। वह संभला, उसने वार किया, लेकिन मैं अपनी भरपूर शक्ति से इस पर वार कर रहा हूँ, लेकिन इस पर उसका कतई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि इसका हर प्रहार मुझ पर सैकड़ों हाथियों सा प्रभाव डाल रहा है। इसका एक ही अर्थ है कि इस विचित्र राक्षस में कूट कूट कर शैतानी शक्तियाँ भरी हुई है, जिन्हें समाप्त करने के लिए मुझे भी वे चमत्कारी शक्तियाँ चाहिए जो मेरे पास तब आती हैं जब मैं बोलता हूँ भोकाल। अब भोकाल के पास अद्भुत शारीरिक शक्ति थी। किसी से भी लोहा लेने के लिए ढाल थी। बड़ाक। बड़े से बड़े वार को सहने के लिए प्रलंकारी तलवार थी। चट्टानों का भी सीना चीर देने के लिए। और वो साहस तो था ही जो तब तक नहीं थकता था जब तक शत्रु की सांसें नहीं थक जाती थी। क्रिच। और हाँ, एक और चीज भी तो थी। भोकाल, उसकी तलवार में समाई वह ज्वाला शक्ति जो फौलाद के पर्वत को भी ऐसे पिघलाने में सक्षम थी जैसे आग देसी घी को पिघलाती है। अब वह राक्षस भी ज्वाला शक्ति से पिघलने जा रहा था। तभी अचानक वहां चली वह आंधी सभी कुछ अपने आगोश में लेती चली गई। दिन में घंघोर अंधेरा छा गया। अंधेरे के सिवा कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह आंधी जैसे छाई थी, कुछ क्षणों में वैसे ही छटती चली गई, लेकिन अब दृश्य कुछ क्षणों पहले जैसा नहीं था। अरे, वह विचित्र राक्षस कहाँ गया? लगता है वह काली आंधी उसी राक्षस की लीला थी। सवाल ही सवाल थे यहाँ भी और यहाँ भी। बोल काजार बोल, तूने उस चिप के साथ ऐसा क्या किया जिसने मेरी टाइम मशीन में ऐसी गड़बड़ कर दी कि सब कुछ तबाह हो गया। मेरी टाइम मशीन ख़त्म हो गई। उसमें मौजूद मेरा दोस्त न जाने कहाँ पहुँच गया। बोल काजार बोल, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊँगा। आख बोल। क्यों मर जाएगा डॉक्टर अनीस? संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? अरे कैसे संभालूं मैं अपने आप को? मेरा दोस्त भूतकाल की दुनिया में कहीं ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से मैं उसे चाहकर भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि इस कमीने की वजह से मेरी वह टाइम मशीन तबाह हो चुकी है जिसके बल पर मैं उसे वापस ला सकता था। ना जाने वह कहाँ और किस हाल में होगा। उफ, मैंने अपने हाथों से ही उसे खो दिया। इस तरह हिम्मत खोने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर अनीस। आप चाहे तो फिर से वैसी ही टाइम मशीन बना सकते हैं। आप कोशिश करें तो निश्चय ही यह पता कर सकते हैं कि आपका दोस्त और राजनगर पुलिस का सुपर कोप भूतकाल की दुनिया में कहाँ है। कोशिश, आपने सही कहा। मुझे कोशिश करनी चाहिए। मुझे अपने अमर को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर अनीस पागलों की तरह अपनी मशीनों में जुट गया अपने उस प्यारे दोस्त को वापस लाने के लिए, जिसे यह भी मालूम नहीं और कहाँ है। लेकिन उसके सामने खड़े उस शख्स को शायद बहुत कुछ मालूम था, जो काल कुंडली था। भोकाल को समाप्त करने के लिए
भविष्य से किसी महान योद्धा के भूतकाल के इस संसार में पहुंचने का योग लिखने के बाद मैं हर क्षण उस योद्धा के आगमन की प्रतीक्षा में था और उसे ऐसे ढूंढ रहा था जैसे बाज अपने शिकार को ढूंढता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो भविष्य का यह योद्धा भोकाल की ज्वाला शक्ति का शिकार बन गया होता। आपकी बात समझ में नहीं आ रही काल कुंडली जी। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यह भविष्य के संसार का कोई ऐसा महान योद्धा है जो भोकाल जैसे महाबली को समाप्त करने में सक्षम है, और दूसरी तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि अगर आप इस छल से इसे बचाकर ना लाए होते तो महाबली भोकाल इसे समाप्त कर देता। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विचित्र मनुष्य भोकाल को समाप्त करने के लिए ही यहाँ आया है, लेकिन यह कुछ कर नहीं पा रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि समय यात्रा ने इसकी स्मृति को छीन लिया है। इसे अपने शरीर और अपनी विलक्षण शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सही कहा आपने, इसकी दशा देखकर ऐसा ही लगता है। लेकिन अभी एक और बात समझ में नहीं आई। आप जैसे महान शक्तिमान को भोकाल को समाप्त करवाने के लिए भविष्य से किसी योद्धा को बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि मैं खुद ऐसा नहीं कर सकता, लाख चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने पर्सन यक्ष से भोकाल की मृत्यु का प्रश्न पूछा। तब उसने मेरे प्रश्न का हल बताया। भोकाल की मृत्यु के साथ तुम्हारी मृत्यु जुड़ी है। वह योग के कारण नहीं बल्कि शाप के कारण जुड़ी है, और हर शाप की कोई ना कोई अवधि होती है। तुम्हारे शाप की भी अवधि है, तुम्हारी मृत्यु तक। और विधि के लिखे विधान के अनुसार मेरी उम्र 125 वर्ष है, यानी 125 वर्ष बाद मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। वो भी तब जब इस बीच भोकाल को कुछ ना हो। लेकिन इससे होगा क्या? यह तो कोई हल नहीं हुआ। हल यह है भी नहीं। हल तो वह है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अगर तुम आज के समय से कई सौ वर्ष आगे के भविष्य से किसी महान योद्धा को यहाँ बुलाने में सफल हो जाओ और वह भोकाल को समाप्त कर दे तो तुम्हारा काम बन सकता है। तब भोकाल के मरने के पश्चात भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि भोकाल की वह मौत कई सौ वर्ष पहले के उस संसार से आएगी जहाँ तुम पर ग्रहण की तरह लगा सांप कोई प्रभाव नहीं डालेगा। परंतु अब कोई किंतु परंतु नहीं। तुम्हारे प्रश्न का हल मैंने बता दिया है। बाकी सब कैसे और कब होगा यह देखना तुम्हारा कार्य है। ओह प्रश्न यक्ष, मुझे हल बताकर अंतर्ध्यान हो गया। और अब मेरी विद्या की परीक्षा थी। मैंने अपना कार्य आरंभ कर दिया और अंततः बड़ी ही कठिनाई से मैं नक्षत्रों व ग्रहों को उस रेखा में ला पाया जिसकी सहायता से ऐसा योग लिखा जाए कि भविष्य के संसार का कोई महान योद्धा अपने संसार में आ पहुँचे। और अपने उस कार्य में अंततः आपने सफलता प्राप्त की। ये यहाँ आ पहुँचा। परंतु जब इसकी स्मृति ही इसके साथ नहीं है तो इसे अपने और अपनी शक्तियों के बारे में कैसे पता चलेगा? और उसे यह कैसे पता चलेगा कि भोकाल उसका शत्रु है? मैं उसे बताऊंगा। मैं उसे उसकी शक्तियों के बारे में भी बताऊंगा और भोकाल के बारे में भी। और ऐसा करने के लिए मैं प्रयोग करूंगा जुड़वा ग्रह योग का। काल कुंडली ऐसा कैसे कर पाता जबकि इसे कुछ भी नहीं मालूम था? मैं कौन हूँ? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के तीसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।